वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। यूक्रेन के सदर की जानिब से मगरबी ममालिक की सरजनिश के बाद ब्रिटेन ने रूस पर फिर लगाए मजीद पाबंदियां। यूक्रेन को देगा अलग अलग तरह के हज़ारों मिसाइल। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को दी इत्तला। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रूस को नहीं मिल पा रही है पेशरफ्त। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी तैयारों का कर रहा है जबरदस्त मुकाबला। क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर तबाहकुन बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था? उठ रहे हैं सवाल। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की वजह बताते हुए किया दावा, यूक्रेन में अमेरिका की हैं बायोलॉजिकल हथियार बनाने की लेबोरेटरीज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में वापसी तय। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जादुई नंबर से काफी दूर। कांग्रेस और बीएसपी की इंतहाई खराब हालत। कांग्रेस 5 तो बीएसपी की 10 सीटें जीतने का इम्कान। पंजाब में आवाम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दिया झटका। आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनना तय। पंजाब के सीएम बनने जा रहे भगवंत मान ने कहा, पिछले 70 सालों का कचरा साफ करेगी आपकी झाड़ू। और मणिपुर और उत्तराखंड में भी बीजेपी को अक्सरियत का इम्कान। दोनों जगह आगे। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर। वाज़ेह अक्सरियत से 2 सीट दूर है बीजेपी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ब्रिटेन ने कहा है कि वो मजीद हथियार, खास तौर पर एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन भेजेगा ताकि रूसी हमलों का मुकाबला कर सके। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर बेन वॉलेस ने बरतानवी पार्लियामेंट के निचले ऐवान हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि ब्रिटेन पहले से भेजी जा चुकी 2000 हल्की टैंक मिसाइल इजाफी 1615 मिसाइल यूक्रेन भेजेगा। उन्होंने कहा कि तवील फासले तक निशाना बनाने वाली जेवलिन मिसाइल और सतह से हवा में निशाना बनने वाली मिसाइल की एक छोटी खेप भी हथियारों की सप्लाई में शामिल है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं ऐवान को बता सकता हूं कि हम 3615 LLAW एंटी टैंक मिसाइल भेजेंगे। यूक्रेन की दरख्वास्त के जवाब में हुकूमत ने स्टार ट्रैक एंटी एयर मिसाइल डोनेट करने के इम्कानात तलाश करने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम राशन, मेडिकल इक्विपमेंट और दीगर फौजी इमदाद की सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं। इस दरमियान ब्रिटेन ने फिर एक मरतबा रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए दावा किया कि यूक्रेन में पुतिन को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। बरतानिया के दिफाई हुक्काम का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर हमले में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। ताहम यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की भारी बमबारी जारी है। बरतानिया की वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि कैफ के शुमाल मगरिब में जंग जारी है, लेकिन रूसी फौजी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं कर पा रहे। वजारत का कहना है कि यूक्रेन का फिजाई दिफाई निज़ाम भी रूसी तैयारों का मुकाबला कर रहा है। क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर तबाहकुन बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस ने इस तरह का दावा किया है। ज़राए के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले की वजह बताते हुए ये कहा है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत को ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि उसे इस बात के सबूत मिले हैं कि अमेरिका की यूक्रेन में बायोलॉजिकल हथियार बनाने की लेबोरेटरीज हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि मास्को ज़ेलेंस्की का तख्ता उलटने के लिए ये काम नहीं कर रहा। इससे पहले रूसी फ़ौज ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पेंटागन की सिक्योरिटी खतरे को कम करने वाली एजेंसी यूक्रेन में 30 से ज़ायद बायोलॉजिकल लेबोरेटरियों में बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी में मुलविस है। इधर अमेरिका ने यूक्रेन में रूस की जानिब से कीमियाई हमले के बारे में खबरदार किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों के हमले के मंसूबाबंदी कर रहा है और हम सबको मोहतात रहना चाहिए। प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी हयातियाती हथियारों की लेबोरेटरियों और यूक्रेन में कीमियाई हथियारों की तरक्की के बारे में रूस के दावे बेबुनियाद हैं। ये झूठे दावे रूस की तरफ से एक वाज़ेह चाल हैं ताकि मज़ीद
मजीद पहले से मंसूबाबंद और बिला इश्तियाल हमलों को सही ठहराया जा सके। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में मुमकिन रूसी कीमियाई हमले से खबरदार किया है। रूस की जानिब से मुसलसल किसी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं करने और किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाने के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। अब यूक्रेन के मारियोपोल में एक मैटरनिटी अस्पताल पर हमला किया गया। यह हमला रूसी फौज की जानिब से किए जाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हमले से कई बच्चे मलबे तले दब गए हैं। अब तक 17 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सदर ज़ेलेंस्की ने वाक़े पर ट्वीट किया और लिखा कि इस मलबे के नीचे कुछ बच्चे भी हैं। यह हमला जुल्म नहीं है। ज़ेलेंस्की इस हमले से इतने जख्मी हैं कि उसने अपना गुस्सा पूरी दुनिया पर निकाला है। उन्होंने मजीद लिखा कि दुनिया कब तक इस दहशतगर्दी को नज़रअंदाज करेगी, कब तक इसके खिलाफ खामोशी अख्तियार करेगी। इस जुल्म को फिलफोर बंद किया जाए। रूस और डोनबास जमहूरियाओं की फ़ौज यूक्रेन में मुसलसल आगे बढ़ रही है और एक खुसूसी मुहिम के दौरान उन्होंने 8 मज़ीद बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जमान एगोर कोनाशोनकोफ ने कहा है कि लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक के फ़ौजियों के ग्रुप ने जारहाना मुहिमात को जारी रखते हुए तोशकीवा और ग्रेचेव की बस्तियों पर कंट्रोल कर लिया है। इन बस्तियों में रूस के टैंकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर साबिक सोवियत यूनियन के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। पीपल्स रिपब्लिकन के पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटों की जारहाना मुहिमात के दौरान 4 किलोमीटर आगे बढ़े और सिगिनेलू, तारामचेक, येलेनो और ट्रेडवोवाई पर कब्जा कर लिया गया है। रूसी मुसल्लह अफवाज ने क्रासनाया, पोलिना और स्टेपनोई की बस्तियों का भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। Зверуху сегодня отжали, блядь. Вторая армия мира, смотрите. Колеса, это такое. Второе такое, блядь. Вторая армия мира, блядь. Ебанутся. Сейчас едем за другим. स्विट्ज़रलैंड के शहर दाओस में कायम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। उसने रूसी ओलिगार्च के ज़ेर इंतज़ाम कंपनियों की एक ग्रुप के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक शिराकत को भी मुअत्तल कर दिया है। फोरम ने कहा है कि पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किसी भी शख्स को दाओस में होने वाली मीटिंग में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक बयान में ये भी कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत के बाद फोरम बैनुल अक़वामी पाबंदियों की तामील कर रहा है। साथ ही तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि फोरम रूसी इदारों के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर रहा है। कोई भी कालादम शख्स या तंजीम हमारी किसी भी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगा। इन्हें सालाना इजलास में शिरकत की भी इजाज़त नहीं होगी। रूस ने मैदान जंग में अपनी ताकत का सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है और अब वो तेल की कीमतों को आग लगाकर दुनिया भर के ममालिक की इकनॉमी को हिलाकर रख सकता है। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जो यौमिया यानी रोज़ाना 8 मिलियन बैरल तेल पैदा करता है। रूस दुनिया के 80 ममालिक को खाम तेल फराहम करता है, जिसमें से 25% ऑयल यूरोप और 15% चीन, जबकि 2% हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। हाल ही में रूस ने धमकी दी थी कि वह यूरोप को गैस की सप्लाई रोक देगा। इसके अलावा अगर रूस चाहे तो खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $300 तक पहुंच सकती है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यूरोपीय और दीगर ममालिक की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियों के जवाब में रूस ऑयल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके दुनिया भर में बहरान पैदा कर सकता है। रूस के करीब समझे जाने वाले चीन ने जंगज़दा यूक्रेन के लिए भारी इमदाद का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि चीन ने अब तक रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत नहीं की है, ताहम अब उसने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यूक्रेन के लिए $7,90,000 की इमदाद का ऐलान किया है, जिसकी पहली खेप रवाना भी हो चुकी है। चीन मुसलसल रूस यूक्रेन तनाज़े को नाटो की मशरक़ी जानिब वसअत को करार दे रहा है और उसने अब तक यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई की मजम्मत भी नहीं की है। ऐसे में चीन की जानिब से यूक्रेन की मदद से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चीन इस जंग में यूक्रेन को सपोर्ट करके उसे नेटो और मगरबी ममालिक से दूर करने की कोशिश कर रहा है।
इजरायली फौज ने एक और फ़लस्तीनी शहरी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी ज़राए ने बताया है कि शुमाल मगरबी नाबलस के देहात बरखा का एक नौजवान अहमद हिकमत सैफ, जो कुछ दिन पहले इजरायली फ़ौजियों की फायरिंग में ज़ख्मी हो गया था, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। इजरायली फ़ौजियों ने इसी महीने मार्च के शुरुआत में इस 23 साला फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मारी थी। 2 रोज़ पहले भी फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि 16 साला फ़लस्तीनी नौजवान नाफिर जफ़ाल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के शहर अबू तीस में इजरायली फ़ौजियों की गोली का निशाना बनकर जाँ बहक हो गया था। इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग तुर्की के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात की और उनके साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया। इसहाक हर्ज़ोग 14 बरस बाद तुर्की का दौरा करने वाले पहले सदर है। इसराइल के सदर इसहाक हर्ज़ोग अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की के दौरे पर पहुंचे हैं। ये साल 2007 के बाद इसराइल के किसी सरबराह मुमलिकत का पहला तुर्की दौरा है, जिसे दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की बहाली में पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। मेहमान इसराइली सदर के हमरा अंकारा में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइली सदर इसहाक का दौरा अंकारा इसराइल के साथ ताल्लुकात का अहम संग मील है। उनका कहना था कि तुर्की इसराइल के साथ दिफा और तवानाई के शोबों में ताउन का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और मजबूती निहायत ही अहम है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से फिर एक मरतबा कहा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। ईरान चाहता है कि इस पर से तमाम पाबंदियां उठा ली जाएं और वो अमेरिका से इस बात की ज़मानत भी चाहता है कि वो एक बार फिर इसी तरह मुआहदे से अलग नहीं होगा जिस तरह 2018 में उस वक्त के सदर ट्रंप मुआहदे से अलग हो गए थे और फिर ईरान पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई थी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि अब वक्त आ गया है कि तेहरान और वाशिंगटन वो सियासी फैसले खुद करें जिनके किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए ज़रूरत है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान ने बड़ी ताकतों के साथ जौहरी बातचीत के लिए जो शराइत रखी हैं वो उनसे पीछे नहीं हटेगा। जॉर्डन में शहजादा हमजा ने कुछ अरसा कबल पेश आने वाले फितना केस के वाक़यात पर मुल्क के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी से माफ़ी मांग ली है। इस सिलसिले में तहरीर किए गए एक ख़त में शहजादा हमजा ने कहा है कि मैं उन तमाम तसर्रुफ़ात पर उर्दन के अवाम अपने पूरे ख़ानदान से मौज़रत चाहता हूँ। ख़त में शहजादा हमजा ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान में वाक़ होने वाले ज़रर रसां वाक़यात के हवाले से अपनी कौमी ज़िम्मेदारी कबूल की। दूसरी जानिब जॉर्डन में शाही दीवान के ऐलान में कहा गया है कि शहजादा हमजा की मुआज़रत कौमी खिदमत में शहजादों के मुकर्रर किरदार की जानिब वापसी के लिए दुरुस्त सिमत में किया गया इक़दाम है। बता दें कि जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सानी की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश के इल्ज़ाम में शहजादा हमजा व दिगर को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत पर ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के मसाइल पर घिरी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम अब इमरान खान की हुकूमत से नाराज़ हैं। गुज़िश्ता मंगल को ही पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। अगर ये तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई तो इमरान खान को बड़ा झटका लग सकता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 सीटों की ज़रूरत है। ताहम अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों ने दावा किया है कि उन्हें कौमी असम्बली में 200 अरकान की हिमायत हासिल है। अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान के लिए बड़ा धचका होगा जो पहले ही मुश्किल में है। रोमानिया ने बुध को मुल्क में आए तमाम कोविड पाबंदियों को हटा दिया है। अब मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों को कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी। हुकाम ने मई 2020 में नाफिज करदा अलर्ट की तोसी न करने का फैसला भी किया। हुकूमत के तर्जमान डैन कार्बोनारो ने कहा कि रोमानिया आने वाले मुसाफिरों को अब भी पैसेंजर लोकेशन फॉर्म यानी PLF भरना होगा। इसी दरमियान रोमानिया के वज़ीर आज़म निकोले सेविका ने वार्निंग दी है कि वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ।
उन्होंने लोगों से कोरोना से मुताल्लिक़ उसूलों पर अमल करना जारी रखने की अपील की है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर अलेक्जेंडर रफेला ने लोगों से कहा है कि वो भीड़ वाले खुले मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिफाजती फेस मास्क पहनना जारी रखें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात की सरगर्मियां हैं। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां फिर से एक मरतबा बीजेपी की हुकूमत बनना तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में दोबारा वापसी तय है। उत्तर प्रदेश में आज जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई वैसे ही बीजेपी ने सबकत बनाए रखी और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, जबकि रुझानों के अख्ताम तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान 100 से ज़्यादा सीटों का फर्क आ गया। उत्तर प्रदेश के रुझानों के मुताबिक 403 सीटों में से 249 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी इतनी सीटें जीत सकती है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 131 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने हुकूमत बनाने के लिए 202 का फिगर रुझानों में हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी की हालत इंतहाई शर्मनाक रही, जहां कांग्रेस महज 5 सीटों पर सबकत बनाए हुए थी, तो वहीं बीएसपी के उम्मीदवार 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बहरहाल यूपी समेत तमाम रियासतों के मुकम्मल नताइज सामने आने तक शाम 6 से रात 8 बजे तक का वक्त लग सकता है। उत्तर प्रदेश के शुरुआती नताइज पर समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इम्तिहान अभी बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। अखिलेश ने मजीद लिखा कि गिनती मराकज़ यानी काउंटिंग सेंटर पर दिन रात चौकसी और मुस्तैदी के साथ सरगर्म रहने के लिए एसपी इत्तेहाद के हर कारकुन, हामी, लीडर, ओहदेदार और खैर ख्वाह का तहे दिल से शुक्रिया। जमहूरियत के सिपाही सिर्फ जीत का सर्टिफिकेट लेकर लौटे। पंजाब में भी असम्बली इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। 117 असम्बली सीटों में से 80 से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद ये बात तय मानी जा रही है कि ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी बल्कि पंजाब में अगली हुकूमत आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। पंजाब में सीएम उम्मीदवार भगवत मान भी गुरुद्वारे में इबादत करने पहुंचे और लोगों ने उन्हें मुबारकबाद देना शुरू कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब के लोगों ने तब्दीली की सियासत के लिए वोट दिया है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीटों पर जीतने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। भगवत मान ने पंजाब में पार्टी की शानदार जीत पर मजीद कहा कि पिछले 70 सालों की गंदगी को आम आदमी पार्टी की झाड़ू साफ करेगी। उत्तराखंड के भी इंतखाबी नताइज के रुझानात करीब करीब पूरे सामने आ चुके हैं, जिसमें फिर एक बार यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड के 70 असम्बली सीटों के लिए 14 फरवरी को वोट डाले गए थे। एग्जिट पोल्स में भी उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत बनने की बात कही गई थी। शुरुआती रुझानों में हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ी थी, ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यहाँ बीजेपी की सीटें भी बढ़ती गई। रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी 43 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, जबकि कांग्रेस 23, तो वहीं 4 सीटों पर दीगर पार्टियों के उम्मीदवार जीत सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी इंचार्ज और मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने रुझानों को देखते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों को हमारा काम नजर आया है।
हालांकि दूसरी जानिब उत्तराखंड के बीजेपी के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला हरीश रावत भी अपनी लाल कुआं सीट से पीछे बताए गए हैं। ऐसे में हरीश रावत ने दावा भी किया था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बात करें गोवा की, तो यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी, तो वहीं 12 बजे के बाद बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ रुझान ही है। गोवा में कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 18 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस आगे चल रही है। पांचवें इंतखाबी रियासत मणिपुर में भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। रुझानों के मुताबिक यहां बीजेपी को बम्पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस व दीगर कई पार्टियों के अलायंस को अकेली बीजेपी टक्कर दे रही थी। साल 2017 में कांग्रेस को मणिपुर में 28 सीटें मिली थी, ताहम इस मरतबा वो महज 8 सीटों पर ही सबकत बनाए हुए हैं। दूसरी जानिब बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है, उसे 6 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह भी अपनी सीट पर सबकत बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में अपोजिशन के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने इल्जाम लगाया है कि उद्धव ठाकरे हुकूमत अपोजिशन लीडरों को टारगेट करने के लिए साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, फडणवीस ने उद्धव हुकूमत पर पुलिस महकमे का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए फडणवीस ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरोवाल को एक पेन ड्राइव सौंपा था। उन्होंने दावा किया था कि पेन ड्राइव में 125 घंटे की रिकॉर्डिंग है, जिससे पता चलता है कि कैसे पुलिस और हुकूमत के लोगों की जानिब से उन्हें और बीजेपी के दीगर लीडरों को फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन के सदर की जानिब से मगरबी ममालिक की सरजनिश के बाद ब्रिटेन ने रूस पर फिर लगाए मजीद पाबंदियां। यूक्रेन को देगा अलग अलग तरह के हजारों मिसाइल, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को दी इत्तला। ब्रिटेन का दावा, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रूस को नहीं मिल पा रही है पेशरफ। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी तैयारों का कर रहा है जबरदस्त मुकाबला। क्या अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर तबाहकुन बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था? उठ रहे हैं सवाल। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की वजह बताते हुए किया दावा, यूक्रेन में अमेरिका की हैं बायोलॉजिकल हथियार बनाने की लेबोरेटरीज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में वापसी तय। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जादुई नंबर से काफी दूर। कांग्रेस और बीएसपी की इंतहाई खराब हालत। कांग्रेस 5 तो बीएसपी की 10 सीटें जीतने का इम्कान। पंजाब में आवाम ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दिया झटका। आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनना तय। पंजाब के सीएम बनने जा रहे भगवंत मान ने कहा, पिछले 70 सालों का कचरा साफ करेगी आपकी झाड़ू। और मणिपुर और उत्तराखंड में भी बीजेपी को अक्सरियत का इम्कान। दोनों जगह आगे। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर। वाज़ेह अक्सरियत से 2 सीट दूर है बीजेपी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।